तो इनिशियल जब आप मार्केट में जर्नी शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक अच्छा प्रोडक्ट है। इंडिया में जैसे आपने कहा पिछले 25 साल का लैंडस्केप जो था वो काफ़ी अलग था, और आने वाले 25 साल जिसमें से 6-8 साल हम जी भी चुके हैं, वो जो लैंडस्केप होगा वो काफ़ी अलग होगा। अब ये एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर का डिफरेंस जो है आज की तारीख में इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वही मेरा एडवाइज़र है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ हद तक इसको सॉल्व किया गया है, जैसे आज म्यूचुअल फंड्स का आपने कहा। तो इसमें 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए प्राइमरीली, सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी। हैविंग सेड दैट, आज भी 85% एसेट्स हैं लोगों के इंडिया में, फिजिकल एसेट्स में हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड में हैं। तो इसमें क्या होना बेटर है, मतलब मेरे पास कैपेसिटी होना बेटर है या टॉलरेंस होना बेटर है? ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ हैं, कैपेसिटी है उनकी रिस्क लेने की, लेकिन टॉलरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच विकास, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। आई थिंक हम आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे जो कि बहुत सारे इंडियंस जो इन्वेस्टर सेव कर रहे हैं उनके भी होंगे। सो हम आपसे चाहेंगे कि आप वो आंसर करिए। बिल्कुल। सो टू बिगिन विथ, जब मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता हूँ तो बहुत फैक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं। कभी टैक्स का पर्सपेक्टिव आता है तो सोचता हूँ म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, कभी रिटर्न्स का पर्सपेक्टिव आता है तो सोचता हूँ स्टॉक्स अच्छे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं और फिर मैं एकदम कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं आ पाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को ये पर्टिकुलर एसेट क्लास में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स है जो मुझे देखने चाहिए जब मैं मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूँ? तो इसमें 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए प्राइमरीली, सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी। ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो वो तो देखना ही है आपको, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सब समझना ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरीली जब फाइनली आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने जा रहे हैं, तब इन 3 फैक्टर्स को देखना है और उसमें रिटर्न में भी पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखना है। क्योंकि कई बार जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड टैक्स एफिशिएंट लगता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी स्ट्रेटजी आपकी बेटर है, आप बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हो पोस्ट टैक्स बेसिस पे, तो देन इट इज स्टिल बेटर। करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड्स में कुछ एडवांटेजेस हैं, डेफिनेटली टैक्स एफिशिएंसी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, एक बड़ी रिसर्च टीम वो रख सकते हैं, लेकिन फिर कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है, एकदम हाईली कस्टमाइज नहीं हो सकता, जो कि आप एक स्टॉक पोर्टफोलियो में आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो क्या पॉइंट पे किसी को एक कस्टमाइजेबल एसेट की तरफ या फिर एक कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए वर्सेस टिल व्हाट पॉइंट उसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अप्रोच लेना चाहिए? तो इसमें देखिए, जब कोई अभी जैसे हमारे भी केस में हमारे ऐप पे हम म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं, डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं, इसमें जो इनपुट हम ले पा रहे हैं, हम ले रहे हैं, काफ़ी इनपुट्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट ऐसे ही दे रहे हैं कि चलो करेक्ट। पिछले 1 साल में इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा किया, आप ये ले लो। हम आपका रिस्क प्रोफाइल देख रहे हैं, हम आपका अमाउंट देख रहे हैं, गोल का क्या है, हम आपका टाइम होराइजन भी देख रहे हैं, हम करंट मार्केट वैल्यूएशंस भी देख रहे हैं, उन जो हमारा प्रोप्राइटरी मार्केट वैल्यूएशन मॉडल है उसके हिसाब से। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम एलोकेशन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट प्लान्स में। अच्छा, इसमें हम इक्विटी फ़िलहाल नहीं दे रहे, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और ये ऐप जो हमने डिज़ाइन किया है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर यंग जनरेशन हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो उसमें उनको एक पहले मार्केट के बारे में म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट के थ्रू समझ में आए कि मार्केट क्या है, और बाद में दे कैन देन ग्रेजुएट टू डायरेक्ट इक्विटी, जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर उस समय तक वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे एक मार्केट प्रोडक्ट को विच इज़ लेस वोलेटाइल। हाँ, वोलेटाइल ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की हैं, हो सकता है वो कम रिस्की भी हैं, पोर्टफोलियो जो स्टॉक पोर्टफोलियो है, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको एक एक इंडिविजुअल स्टॉक आप देख रहे हैं एज अ इन्वेस्टर, जबकि म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ एनएवी देख रहे हैं। तो वो वोलेटिलिटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होगी, लेकिन आपको वो फील नहीं होती है। तो इनिशियल जब आप मार्केट में जर्नी शुरू कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक अच्छा प्रोडक्ट है शुरुआत करने के लिए। एंड जब आपको मार्केट की समझ आने लग जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इक्विटीज गिव अ मच बेटर रिटर्न, देन दे कैन ग्रेजुएट टू स्टॉक्स ऑल्सो। आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो और कौन से तरह का म्यूचुअल फंड होता है? हाँ, ये और difference क्या होता है? बहुत अच्छा कि आपने ये पॉइंट ब्रिंग आउट किया। अभी इसमें मैं एक एनेक्डोट बताता हूँ, स्टोरी। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी एक मित्र से। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में उनका एक्सपर्टीज़ है।
तो एक स्टार्टअप में वो करते हैं। अब उनको भी पता नहीं था कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। तो आप सोचिए कि आम जनता को तो बिल्कुल नहीं पता है कि क्या होता है डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस। डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर में कमीशंस इनबिल्ट होते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो मुझे कुछ अलग से नहीं देना है किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको प्रोडक्ट दे रहा है उसको कमीशन मिल रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। जबकि डायरेक्ट प्लान में देयर इज़ नो कमीशन इन्वॉल्व। वहाँ पे या तो आप किसी एडवाइज़र से अगर आप ले रहे हैं तो एडवाइज़र को आप फीस देंगे, या आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई कमीशन भी नहीं है, कोई फीस भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत कई बार ये हो सकती है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा फंड लेना है, तो उस समय फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक एडवाइज़र की या डिस्ट्रीब्यूटर की। अभी ये नहीं है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर ख़राब हैं, कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन अगर आपको एक डिटेल सुटेबिलिटी असेसमेंट करके, रिस्क प्रोफाइलिंग करके अगर आपको इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको खुद को पता नहीं है, आपके पास समय या बैंडविड्थ नहीं है, तो फिर आप एक एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं उस चीज़ तो के लिए। बेसिकली पहले जैसे लोगों को फंड्स दिए जाते थे वो एक रेगुलर राउट से दिए जाते थे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे और वही एडवाइस कर देते थे। अभी जैसे अगर मुझे डायरेक्ट में करना है और शायद मुझे नॉलेज नहीं है, तो कोई प्लेटफॉर्म की हेल्प लेके मैं मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग करके, जैसे वो मुझे प्लेटफॉर्म बता रहा है कि हाँ ये 4 फंड्स आपके लिए सही है, तो मैं डायरेक्ट राउट में कर सकता हूँ। तो भले ही एक बार शुरू में मेरी प्लेटफॉर्म फी लग गई, बट जो आप रेगुलरली खर्चे आप कह रहे हो वो नहीं लगते हैं। राइट। तो नहीं, फीस जो है देखिए, एडवाइज़र भी अगर ऑनगोइंग बेसिस पे एडवाइस कर रहे हैं, राइट, क्योंकि अगर रीबैलेंसिंग भी करना है, जैसे हम भी हमारे ऐप पे रीबैलेंसिंग भी करवाते हैं, तो फीस ऑनगोइंग बेसिस पे रहेगी, लेकिन कमीशन भी तो ऑनगोइंग बेसिस पे आप दे रहे हैं। अगर आपने कोई रेगुलर प्लान लिया है, 4 साल तक अगर आपने वो फंड होल्ड किया है, तो हर साल आपका उसमें कमीशन तो जा ही रहा है। और उसमें अगर कोई अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो सही गाइड कर देगा, नहीं होगा मैक्सिमम इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है मॉडल में, राइट, कि आपने एक प्रोडक्ट बेचना है, उस हिसाब से आपने बेचा है। तो अगर वो गाइड नहीं कर रहा है आगे क्या करना है, रीबैलेंस करना है, नहीं करना है, तो वो आप फीस तो दे रहे हैं उसको, कमीशन तो दे रहे हैं आप उसको, तो उसका फ़ायदा नहीं लेकिन मिल उसका रहा फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि एडवाइज़र को आप फीस तभी देंगे जब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो क्योंकि वो आपको दिख रहा है, विजिबल है, आपके तो सामने यहाँ पे है। थोड़ा डिस्क्रिशन सिंस हाथ में रहता है, तो चीज़ें मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कि अब मुझे फ़ीस देनी है या नहीं देनी है, और Right. रेगुलर में वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, मैक्सिमम केसेस में तो पता ही नहीं है कि ये कमीशन कट रहा है। अब ये एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर का डिफरेंस जो है आज की तारीख में इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वही मेरा एडवाइज़र है, जो आरएम है वही मेरा एडवाइज़र है। लेकिन एज पर रेगुलेशंस जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो सिर्फ इंडिया में लेस देन 1000 है, हु आर वर्किंग विद द एडवाइज इन सोल्यूशन माइंडसेट रादर देन द प्रोडक्ट इन सेलिंग माइंडसेट। तो इसमें सबसे पहले तो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मॉडल में, क्योंकि इंटरेस्ट अलाइंड है। आप अगर मुझे फीस दे रहे हो तो मैं आपके इंटरेस्ट में काम करूंगा, अगर कोई मुझे और कमीशन कोई और दे रहा है तो हो सकता है मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे चला जाए, डिवाइड हो जाए या पूरी तरह उस तरफ चला जाए। तो बहुत मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अच्छा एडवाइस करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब हमने रिसेंटली किसी को होस्ट भी किया था जिसमें जो एडवाइसेस थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो काफ़ी सही हुआ था। सो इन दैट केस इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर हिम एज वेल एज फॉर द देखिए क्लाइंट्स। बिल्कुल है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि देखिए पहले रेगुलेशंस ही नहीं थे, एडवाइजरी रेगुलेशंस ही नहीं थे। लेकिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो 20-30 साल से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको समझ में आ गया कि हमारे भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि हम क्लाइंट को सही चीज़ दें, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर रेगुलेशन के हिसाब से देखें आप, तो एडवाइस वही कर सकता है जो रजिस्टर्ड है एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। डिस्ट्रीब्यूटर कैन गिव इंसिडेंटल एडवाइस, लेकिन वो बहुत वेगली डिफाइंड है, रेगुलेशंस में क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ग्रे एरिया थोड़ा सा हाँ, रेगुलेशन में। लेकिन एडवाइजर जो है उसमें क्लियरली डिफाइंड है कि आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, सुटेबिलिटी असेसमेंट करना है, उसके बाद ही आप एडवाइस दे सकते हैं। एज पर लॉ फिड्यूशियरी ड्यूटी है आपकी कि क्लाइंट के इंटरेस्ट में आपको काम करना है। एंड जैसे आपने कहा कि रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं उसके बाद एडवाइस देते हैं, तो एक केस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई 25 साल का लड़का है, जॉब कर रहा है बॉम्बे में ही, 1-1.25 लाख रुपए उसकी इनकम है, एंड अभी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी फैमिली दूसरे शहर में रहती है, वो यहाँ पे अकेला ही रहता है। सो इन दैट केस किस तरह के क्वेश्चंस हमको उसको पूछने चाहिए, या फिर अगर वो खुद का भी रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाह रहे तो किस तरह के क्वेश्चन वो खुद से पूछे ताकि वो समझ पाए कि किस तरह का इन्वेस्टर वो है और उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, तो देखिए रिस्क प्रोफाइलिंग में 2 चीज़ें होती है, एक है आपका टॉलरेंस, दूसरा है आपकी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी जो है कि आपकी जो इनकम है उसमें आपकी सेविंग क्या है, उस हिसाब से आपका, या एसेट्स क्या हैं उसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी डिसाइड हो रही है कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। लेकिन टॉलरेंस जो है वो
अभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं क्योंकि मल्टीपल की शुरुआत होने के पहले मैं एच और एन को भी एडवाइस कर रहा था, अभी भी हमारी एक टीम वो काम करती है। तो उसमें ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ है, कैपेसिटी है उनकी रिस्क लेने की, लेकिन टॉलरेंस नहीं है 100 करोड़ है थोड़ा तो सा 10 भी। करोड़ का ड्रॉडाउन मैं फेस करने हाँ, को रेडी हूँ। कैपेसिटी है कैपेसिटी है लेकिन नॉट टॉलरेंस नहीं है, ओके वो मेंटली उसको झेल नहीं सकते। राइट। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि थोड़ा भी मार्केट 5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो वो पैनिक हो जाते तो हैं। इसमें क्या होना बेटर है, मतलब मेरे पास कैपेसिटी होना बेटर है या टॉलरेंस होना बेटर है? नहीं, दोनों ही चीज़ें चाहिए आपको। अगर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली दोनों का बैलेंस चाहिए। अब ये एक हम डिटेल रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर होता है हमारा, उसमें हम असेस करते हैं इनकम क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर हमारे कुछ साइकोग्राफिक क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इनका टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या है? कितना ड्रॉडाउन ये झेल पाएंगे। क्योंकि टॉलरेंस तो ये क्वेश्चन से नहीं पता चलेगा। हाँ, उससे सिर्फ कैपेसिटी पता चल पाएगी, ये Right. सब जो डेटा है, Correct. लेकिन उसके लिए फिर साइकोलॉजी Right. का सहारा लेना तो पड़ता है। सिंस आप ये डेटा के साथ रेगुलरली रहते हो, आप ट्रैक भी करते हो सारी इंडस्ट्री को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे वर्क कर रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, तो फिलहाल इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, मतलब लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, इक्विटी में काफ़ी रुझान बढ़ा है Right. पिछले 7-8 सालों में, स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन धीरे धीरे शुरुआत हुई थी और कोविड के बाद उसने Boom आ गया, काफ़ी right. तेज़ी पकड़ ली है। अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे 24,000 करोड़ का SIP हो रहा है। एक जो मेजर डिफरेंस आया है जिसकी वजह से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आज की तारीख में, वो है कि SIP जो मोड में इन्वेस्ट करना लोगों ने शुरू किया है। पहले लोग लमसम में किया करते थे। हैविंग सेड दैट, आज भी 85% जो एसेट्स हैं लोगों के इंडिया में, वो फिजिकल एसेट्स में हैं, रियल एस्टेट और गोल्ड में हैं। लगभग 15% जो फिनेंशियल एसेट्स में हैं, उसमें से भी लगभग 40-45% बैंकों के पास हैं, सेविंग्स FD RD में। अनदर 30-40% जो हैं वो आपके इंश्योरेंस Correct. कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और Policies. स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं PPF वगैरह उनमें हैं। एंड बाकी जो पैसा है वो मार्केट में है। आ रहा है। कुछ करेंसी, हार्ड करेंसी भी लोगों ने होल्ड कर रखी है, जो भी कैश है वो है। अब ये जो प्रोपोर्शन हालांकि कम है, लेकिन ये बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लमसम में पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, वो भी पीक पे आके करते थे। जैसे 92 का जो हर्षद मेहता स्कैम था, जब मार्केट एकदम पीक हो रहा था तभी सभी लोग एंटर हुए, फिर मार्केट क्रैश हुआ, सभी ने हाथ जलाए। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली किसी को होस्ट किया तो उन्होंने ये भी बताया कि हर्षद के टाइम पे रिटेल पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज स्टिल ग्रेटर देन व्हाट इट इज टुडे। तो Yes. जितना पॉपुलेशन था उसका शायद ज़्यादा परसेंटेज उस समय इन्वेस्ट कर रहा था 100%। मार्केट्स में। और अभी कम है इवन जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, वो सेम एब्सोल्यूट नंबर्स वी टच्ड इन 2017 आफ्टर 25 इयर्स। और परसेंटेज तो जैसे आपने कहा कि उस समय पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हाई था, क्योंकि लगभग हर आदमी उस समय मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही पीक पे आने से होता क्या था, आप आए, एंटर किए, आपने फिर साल भर में 30-40%, 50% ड्रॉडाउन देख लिया, फिर आपको लगा ये तो सट्टा बाजार है, आप जिंदगी भर के लिए उससे दूर हो इनफैक्ट गए। एक डेटा भी मैंने देखा था जिसमें कहा था कि 1992 के पीक पे किसी ने इन्वेस्ट किया था, तो उसके बाद पैसा डबल करने में 8 साल लगे थे मार्केट्स में भी। 100% लगे होंगे। तो उस समय एफडी और ज़्यादा बीट कर वो रहा था भी उसको वो इसीलिए। भी आप मार्केट रिटर्न देख रहे हैं। अगर आप लोगों का अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज देखें तो लोगों ने ऐसे ऐसे स्टॉक्स खरीदे थे जो कभी वापस ही नहीं आए। करेक्ट। डबल तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ द SIP, कि ये जो एवरेजिंग आउट हो रहा है, राइट, उससे लोगों को वो बड़ा जोर का झटका नहीं लगेगा। कुछ लोगों को लगेगा जो अब एंटर कर रहे हैं अब, और वो भी खास करके जो रिचली वैल्यूड सेगमेंट्स में कर रहे हैं, राइट, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, उनको हो सकता है थोड़ा झटका लगे जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन आए, क्रैश आए। लेकिन मेजॉरिटी जो पिछले 2-3-4-5 साल से लोग इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उनको वो जोर का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग रिटर्न्स देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज में, और वो अगर कम भी हुआ थोड़ा बहुत तो दे माइट स्टिल बी ऑन अ प्रिंसिपल बेसिस, दे माइट स्टिल बी इन पॉजिटिव। पहले क्या था कि प्रिंसिपली जब आपका नीचे दिख रहा है तो पैनिक सेट इन हो जाता था, पर वो चीज़ अब नहीं होगी। तो एक चीज़ है, जैसे इंडियंस के बारे में ये चीज़ हम हर बार देखते हैं कि इनहेरेंटली हम लोग बहुत अच्छा सेविंग करते हैं, मतलब हम किसी भी हाउस होल्ड में जाए
₹100 कमा रहे हैं तो 100 का 100 खर्च नहीं करता है मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स। अभी थोड़ा सिनेरियो विद द यूथ हम में चेंज भी हो रहा है, शायद यूथ हाँ यूथ के जनरेशन थोड़ा में चेंज ये हो रहा है, अलग हो बट रहा। इनहेरेंटली जैसे हाँ हमने हाउस होल्ड्स को देखा है पिछले इतने सालों में इंडिया में सेविंग का कल्चर रहा है। तो सेविंग का कल्चर जबकि इंडिया में रहा है, फिर भी हमने किसी को भी नहीं देखा है कि वो सेविंग्स की वजह से वेल्दी बना है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए सेविंग्स का कल्चर था लेकिन ऑप्शंस कम थे इन्वेस्टमेंट करने के, स्पेशली जो रिलायबल ऑप्शंस कि जिसमें लोग ट्रस्ट कर सकें, राइट। जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो अगेन इट लेड टू मिसट्रस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स। तो बचा क्या, फिर लोग फिर से बैंकों की तरफ चले गए या फिर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में चले गए। लेकिन आज ऑप्शंस बढ़ गए हैं, रेगुलेशंस आज काफ़ी बेटर हैं कंपेयर टू 20-30 साल पहले जो थे, इवन 10-15 साल पहले जो थे उससे आज बेटर रेगुलेशंस हैं। और इसमें अभी क्या है कि चेंज हो रहा है वो माइंडसेट, लेकिन समय लगेगा फॉर पीपल टू सी दैट ग्रोथ। क्योंकि जो पिछले 92 से 2017 में 25 साल जो इंडिया ग्रो हुआ उसमें तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, रिटेल इन्वेस्टर्स उस वेल्थ क्रिएशन जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, प्रमोटर्स ने पैसा बनाया, एफआईज ने पैसा बनाया। लेकिन अगला जो 25 साल है उसमें मुझे लगता है कि लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत कर दी है, एक अच्छी शुरुआत हुई है एंड दे विल मेक मनी। तो शुरुआत हुई अच्छी और उसके लिए पैसा निवेश करना ज़रूरी है, लेकिन अब थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है इंडियंस का कि जहाँ पे हम लोग चीज़ें खरीदने के ज़्यादा शौकीन हो गए। अभी आईफोन का भी मैंने डेटा पढ़ा था तो 70-75% लोग आईफोन जो है वो EMIs पे परचेज़ करते हैं। तो क्या ये सही चीज़ है या ये गलत है? अगर गलत है तो कैसे ये चीज़ को लोगों को अप्रोच करना चाहिए? आपसे जानना चाहूँगा मैं। राइट। तो देखिए मल्टीपल का पर्पज़ ही वही है, हमने मल्टीपल जो ऐप बनाया है वो इसीलिए है कि ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि ठीक है आपके पेरेंट्स की जनरेशन में जो एक माइंडसेट था कि सिर्फ सेव करते जाएं हम, ऑब्वियसली उनके भी रीजंस थे, क्योंकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी देश में। तो उनका भी माइंडसेट जो था वो एक अपने जगह पे सही था कि चलो हमें फ्यूचर में कुछ भी इमरजेंसीज आ जाए उसके लिए हमें बचत करके रखना है। हाँ, निवेश करते तो बेहतर कर सकते थे, लेकिन निवेश के बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी, मार्केट में इंटीग्रिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ना आज ऐसे है। पॉडकास्ट थे ना ऐसे आपके हाँ, जैसे ऐप्स थे। हाँ, तो अब एडवाइस लोगों को एक्सेसिबल नहीं था, आज की तारीख में एक्सेसिबल बन रहा है हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में। और दूसरी जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी टू एडवाइस, सेकंड आज की जनरेशन में वो फियर नहीं है कल के बारे में। लेकिन हाँ, वो अब दूसरे एक्सट्रीम में नहीं चले जाना चाहिए कि जहाँ पे आप बिल्कुल सेविंग ना करो, सिर्फ आप एन्जॉयमेंट के बारे में ही सोचो, उस एक्सट्रीम में नहीं चले जाना चाहिए कि आप क्रेडिट लेके आप अभी ट्रैवल करने जा रहे हो। आप क्रेडिट लीजिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लीजिए, वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप एक तरह से अपनी कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, अपना एसेट बेस बढ़ा रहे हो, लेवरेज से मल्टीप्लाई राइट। करो रिटर्न करने तो का। आपने घर के लिए लोन ले लिया, कार के लिए लोन ले लिया, चलिए वो भी प्रोडक्टिविटी बताती है, क्योंकि आपको वर्क प्लेस में जाने के लिए आपको ईजिली कंफर्टेबली जाने के लिए हेल्प कर रही है। आपने गैजेट कोई ले लिया जो प्रोडक्टिविटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। मोबाइल भी आज की तारीख में बोलूँगा ज़रूरत है, राइट। लेकिन स्पूरियस कंजम्पशन जो है उससे बच के रहना चाहिए, और उसके लिए हमने मल्टीपल बनाए कि चलिए आप लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन एक सही तरीके से कीजिए, जहाँ पे आप एक सेविंग जो कर रहे हैं उस पर बेहतर रिटर्न पाइए, और साथ साथ में जो ब्रांड जिसके साथ आप स्पेंड करने वाले हैं उसके साथ भी हम जाके अच्छी डील्स नेगोशिएट करेंगे, उसका आप बेनिफिट लीजिए। तो डुअल बेनिफिट आप लीजिए और अपने एस्पिरेशंस फुलफिल कीजिए, लेकिन नॉट बाय गोइंग टू द अदर एक्सट्रीम वेयर देन यू एंड अप हैविंग नो सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहेवियर में चेंज इसलिए आया क्योंकि जो प्रीवियस जनरेशन थी वो शायद इतनी श्योर नहीं थी कि हम आगे जाके इससे ज़्यादा ही कमाने वाले हैं, बट आज की जनरेशन को थोड़ी बहुत श्योरिटी है कि हाँ भाई आज हम 1 कमा रहे तो कल शायद 2 ही कमाएंगे, राइट। तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन हमको वो कैरीड अवे नहीं हो जाना चाहिए विद दैट थॉट प्रोसेस कि भाई मैं कमाने ही वाला हूँ तो हाँ, मैं आज खर्चा बेझिझक करूँ। राइट। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ नहीं रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। आज टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के स्किल्स रिडंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो अपस्किलिंग कर सकते हैं, आज अपॉर्चुनिटीज़ वो भी ज़्यादा है, पहले वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी अपस्किल करने की, वो आज इजीली एक्सेसिबल है। तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट कभी ना कभी दे विल हैव टू फेस रिटायरमेंट, फ्यूचर के लिए दे विल हैव टू बिल्ड अ कॉर्पस,
तो इंडिया में जैसे आपने कहा पिछले 25 साल का लैंडस्केप जो था वो काफ़ी अलग था, और आने वाले 25 साल जिसमें से 6-8 साल हम जी भी चुके हैं, वो जो लैंडस्केप होगा वो काफ़ी अलग होगा। तो ये जो लैंडस्केप का डिफरेंस है उसमें मुझे एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट या एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लगता है, इज़ अबाउट हाउ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। हम्म, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हम देखें तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वर सेल्स ही प्रोडक्ट्स, मतलब वो बेचे जाते थे। कोई एजेंट्स रहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते थे, एलआईसी की पॉलिसीज़ बेची जाती थी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेची जाती थी, एंडाउमेंट प्लान्स बेचे जाते थे। म्यूचुअल फंड्स भी कमीशन रेट्स हाई होते थे, तो बहुत पुश प्रोडक्ट था। तो अभी के लैंडस्केप में वो क्या चेंज हो जाएगा? फॉर एग्जांपल पहले इंश्योरेंस की तरफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ज़्यादा झुकाव था लोगों का, परसेंटेज एलोकेशन ज़्यादा था। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे वो पार्ट कम हो जाएगा और म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज़्यादा आ जाएगा? डेफिनेटली ऑलरेडी हम वो चेंज देख रहे हैं और ये बढ़ेगा भी। और एक बहुत अच्छी चीज़ अभी जो रिसेंटली सेबी ने की है कि थोड़े रेगुलेशंस ईज आउट कर दिए हैं एडवाइजर्स के लिए। क्योंकि पहले जो रेगुलेशंस थे इस चेंज के पहले वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजेंट थे, जिसकी वजह से इंडिया में लेस देन 1000 एडवाइजर्स थे, वो भी मैक्सिमम ऑफ दोज एडवाइजर्स वर एक्सेसिबल ओनली टू द टॉप 1% अगर एलिट। आप कह रहे हो 10,000 एडवाइसेज है तो इंडिया में लाख हज़ार यूजर्स, हज़ार एडवाइजर्स हैं। 1000 है तो 10 लाख यूजर, 10 लाख की पॉपुलेशन कर 100 करोड़ की पॉपुलेशन में मानो इंडिया की, तो 10 लाख पे एक एडवाइसर हुआ खाली। हाँ, बहुत कम है। तो राइट। अब इसमें जो चेंजेस अभी आ रहे हैं, प्लस दूसरा एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जो सबको मिल के करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहेंगी, लॉबीज़ भी रहेंगी, लेकिन हैविंग सेड दैट आज की इन्फॉर्मेशन एज में आप वैसा नहीं सोच सकते कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद मिलेगी। सो पीपल आर बिकमिंग अवेयर, लोगों को जानकारी मिल रही है और जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी वो डिमांड भी करेंगे, राइट। राइट? क्योंकि उनको भी समझ में आएगा कि मेरे को जो सही प्रोडक्ट मिलना ज़रूरी चाहिए, वो कौन दे रहा है। कभी ना कभी 1, 2, 3, 4 साल में उनको समझ में आएगा। एंड प्लस ये रेगुलेशंस के ईज़ आउट होने से अगर और एडवाइज़र्स भी आएँगे, तो वो भी डिस्टिंक्शन जो है कि एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है, वो भी धीरे-धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा। तो ये जो अवेयरनेस प्लस रेगुलेटरी जो चेंजेस हैं, उसके वजह से मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में कैपिटल मार्केट्स में। आपको नहीं लगता रेगुलेटर्स की वजह से थोड़े बहुत हर्डल भी क्रिएट हो जाते हैं कभी-कभी? बिल्कुल होते हैं। देखिए रेगुलेटर का तो काम ही है बैलेंस करना, इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। तो अगर एक्सेस कहीं ना कहीं होगा तो दे विल कंट्रोल ऑल्सो। राइट। सिंस हम ये बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस क्या एक इंसान के पास होना ही नहीं चाहिए, या फिर होना चाहिए तो किस टाइप नहीं का नहीं, होना चाहिए? इंश्योरेंस बिल्कुल होना चाहिए। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पहले इंश्योरेंस होना चाहिए, ओके। क्योंकि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है। हम्म। देखिए लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो फिर आपकी फैमिली के लिए कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए, ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट ना हो। उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आज बच्चे हैं, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, या उनके फ्यूचर में जब वो ग्रो करेंगे उनके कुछ और मैरिज रिक्वायरमेंट्स होंगे, जो भी होगी, तो उसके लिए आप एक कॉर्पस आपको प्रोटेक्शन बना के रखना ज़रूरी है। हाँ, कौन सा प्रोडक्ट इंश्योरेंस का लेना चाहिए, क्या इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? अब मेरे व्यू में टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए केवल? केवल। ओके। इंश्योरेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। Right. ऑब्वियसली मेडिक्लेम भी चाहिए होता है और हेल्थ के जनरल लिए। तो अलग हो ही गया, ठीक है। हाँ, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का जहाँ तक सवाल आता है, जहाँ पे कि मैक्सिमम लोग ये समझ नहीं पाते कि हम जो इंश्योरेंस का हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसमें अगर हम प्रीमियम का पार्ट हटा दें तो जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो बहुत ही कम है। Correct. 5 से 6% टाइप रिटर्न बन रहा है लोगों का। हाँ, कुछ पॉलिसीज हो सकती है यूलिप वगैरह जिसमें ज़्यादा बन सकता है क्योंकि मार्केट उसमें कंडीशंस के मार्केट में हिसाब से, डाल देते हैं। Correct. लेकिन अगेन उसमें भी काफ़ी हेफ्टी कमीशंस चार्जेस वगैरह होते हैं। तो हर एक यूलिप प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं कि अच्छा हो, मैक्सिमम अच्छे नहीं होते इनफैक्ट। Right. खाली बहुत ही रेयरली होंगे कुछ यूलिप प्रोडक्ट्स जो शायद बेनिफिशियल रहे होंगे लोगों के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस जो ले रहे हैं वो इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि जो भी आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीज़ लाइफ में होता है लाइफस्टाइल डाउनग्रेड। Right. तो कम से कम आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल मेंटेन रहे जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाते। Correct. प्लस उस दौरान जो भी गोल्स है बच्चों के एजुकेशन या और भी कोई गोल्स हैं वो फुलफिल हो सकें। Correct. तो उतना इंश्योरेंस कवर आपका होना तो बहुत ज़रूरी इसमें है। फॉर एग्जांपल विकास जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मेरा ही केस ले लेता हूँ। आई एम अर्निंग, आई एम इन अ डिफरेंट सिटी फ्रॉम माई फैमिली इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, हाँ। बट देल बी इन फ्यूचर देल बी डिपेंडेंट्स ऑन मी। सो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एट दिस पॉइंट?
देखिए, आप जब डिपेंडेंट्स होंगे, लाइफ सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, उसके राइट। हिसाब से आप उस समय ले सकते हैं। ओके। अभी अभी आप लेंगे ऑब्वियसली आपको प्रीमियम कम में मिल जाएगा, लेकिन देन अभी रिक्वायरमेंट है क्या आपकी? एग्जैक्टली। अभी कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। राइट। तो जब रिक्वायरमेंट होगी, उस समय आप ले सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि कोई वर्कफोर्स में एंटर कर रहा है इसका मतलब उसको लेना ही लेना है, डिपेंडेंस होना भी एक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। क्राइटेरिया हो जाती है क्योंकि क्या इंश्योरेंस होता में। है बहुत सारे लोग जो लेते हैं, हम्म। वो क्या पैरेंटल प्रेशर से लेते हैं या फिर टैक्स बचाने के लिए लेते हैं। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि वो कितने अंडर इंश्योर्ड है। मतलब हमने भी देखा है कि जिन लोगों को 4-5 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, उनके फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इन अ वर्स्ट केस सिनारियो, उनके पास 20-30-40 लाख का इंश्योरेंस है और वो हेफ्टी प्रीमियम्स पे कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि दे आर इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो ग्रॉसली अंडर इंश्योर्ड है इंडिया में लोग। तो एक तो ऐसे ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है फ्रॉम अ प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके बाद जो है वो भी अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से मतलब टर्म मैंने ले लिया और हेल्थ मैंने ले लिया, ये दो आपके हिसाब से ये दो important प्राइमरी मेरे ख्याल से मैक्सिमम केसेस के लिए सफिशिएंट है। अब हेल्थ में भी कुछ लोग होते हैं, राइडर्स ले लेते हैं, कैंसर के लिए ले है। लेते दैट हैं। ऑल इज फाइन, वो तो वो हाँ, मतलब इंडिविजुअल सिचुएशन के हाँ, ऊपर हो सिचुएशन जाता के है। हिसाब से अगर आपकी कुछ फैमिली हिस्ट्री है, हम्म। तो या आपका कुछ डायग्नोसिस में ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियली कुछ हो सकता है, तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत ऐसे मेरे को लगती नहीं उसकी। इसी लाइंस पे एक मतलब एक बहुत हर बार मेरे को एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि बचपन से ही घर पे पॉलिसीज ली जा रही है, कुछ पैसा बैंक के एफडी में है, कुछ पैसा बैंक अकाउंट में है, मेरे को आज तक पता नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है। हाँ, तो ये इंडिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स में कितना है, स्टॉक्स में कितना है, एफडी में कितना है, इंश्योरेंस में कितना है, राइट। वैल्यू कितनी है उसकी। मतलब मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी वेल्थ है कितनी एक्चुअली। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये इंडिया ये में। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ हद तक इसको सॉल्व किया गया है, जैसे आज म्यूचुअल फंड्स का आपने कहा, तो वो तो आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट मिलता है, जो कैम्स कार भी हैं इनसे मिलता है। ये fintech वाले एनएसडीएल आपका। से भी जो भी मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, राइट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, राइट। उन सब का डेटा आपके एनएसडीएल कैश में तो वो एक आ एस्पेक्ट जाता है, थोड़ा सीडीएसएल सा। या एनएसडीएल के हाँ। कैश में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ कंपनी एफडी कर रखी है, या आपके फैमिली ने कर रखी है, या आपने खुद की थी बहुत साल पहले और आप भूल गए हैं, तो वो एक बड़ी दिक्कत है उसमें। लेकिन वो भी चीज़ आज, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स में पैन से लिंक्ड हैं, राइट, तो वो जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ रहा है, उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए मेरे ख्याल ये से, फ्रेमवर्क थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप। हाँ, तो इसमें अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में क्या है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल डेटा है, वो कंसेंट के, आपके कंसेंट के बेसिस पे एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हमारा ये है, हम आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं अगर आप हमें कंसेंट दें, और उसको हम फिर कंसोलिडेट करके हम उसको एक सही डेटा तरीके से, प्रोवाइडर आपको कोई और होगा। हाँ, डेटा प्रोवाइडर तो जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर म्यूचुअल फंड में आपने किया है या बैंक में एफडी है, तो वो होंगे जहाँ पे आपका पैन लिंक्ड है, करेक्ट। तो वो आइडेंटिफायर जो भी है उसके बेसिस पे वो पुल करके हमारे पास मिल सकता है हमें डेटा, और वो फिर हम आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपको क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए इन्वेस्टमेंट क्योंकि में, किस मुझे तरह से लग- बेहतर करना चाहिए हाँ, पोर्टफोलियो क्योंकि आपका। मुझे लगता है उस वे में थोड़ा रिस्क प्रोफाइलिंग करने का ऑप्शन भी बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको भी एक ओवरव्यू राइट, चाहिए रहता है क्योंकि client रिस्क का। प्रोफाइलिंग के लिए जो हमें फाइनेंशियल डेटा चाहिए वो हमें थोड़ा इजीली मिल सकता है और सही मिल सकता है, क्योंकि आज भी कई बार क्या होता है, लोग डेटा देते हैं लेकिन वो सही है या नहीं हमें पता नहीं है। करेक्ट। सो ऑन द सिमिलर लाइंस, जैसे हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे कि अभी चलो प्रचलन बढ़ा है, हमारे पास एसआईपी में इतना बड़ा फ्लो आने लग गया है, उसका एक और इम्पैक्ट हमको देखने मिला है कि म्यूचुअल फंड्स के पास अब ऑप्शंस नहीं रहे इंडिया में और पैसा कहाँ डाले, इसलिए बहुत सारा कैश उनके पास अभी जमा हो गया। तो क्या वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद मार्केट्स में बबल क्रिएट हो जाए, क्योंकि इतना सारा लिक्विडिटी एक साथ फ्लो हो गया फ्रॉम रिटेलर्स टू म्यूचुअल फंड्स, एंड म्यूचुअल फंड्स के पास एक बहुत सारा कैश का पाइल है अभी। देखिए, वैल्यूएशंस थोड़े एक्सेसिव हैं कुछ सेगमेंट्स में मार्केट के, डेफिनेटली स्मॉल कैप, मिड कैप हो गए, या कुछ सेक्टर्स में पर्टिकुलरली। तो ये जो चीज़ है, ये देखिए, एक्सेसिव वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि आज ही है, हिस्ट्री में कई बार हुए, आगे भी होंगे, ये तो साइकिल से चलते रहेंगे। हाँ, ये एक चीज़ है कि लिक्विडिटी की वजह से कहीं ये ज़्यादा लंबा चल जाए या ज़्यादा बड़ा बबल बन जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे रेगुलेटर भी कॉग्निजेंट हैं इस चीज़ को लेके, एंड वो भी कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं
कि ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्सेसिव बबल ना बन जाए। और आई थिंक म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर भी है, देर आल्सो साउंड इनफ कि कहाँ कब कितना डिप्लॉय करना है, नहीं करना चाहिए, वो ऑब्वियसली है, गिवन बिल्कुल है। एक्सपीरियंस लेकिन कितना आता है। लेकिन कंपल्शंस भी हैं। ऐसा Right. नहीं है कि सभी म्यूचुअल फंड मैनेजर इतना प्रूडेंटली सोच रहे हैं या कर पा रहे हैं। राइट। आज कई सारे स्मॉल कैप फंड्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं वो। कुछ फंड्स हैं जिन्होंने बंद कर दिया सब्सक्रिप्शन लेना। राइट। इवन एसआईपी में भी सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है। जैसे एचडीएफसी ने बंद कर दिया है स्मॉल कैप में लेना पैसा। Okay. तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ अभी यहाँ पे स्कोप नहीं है, तो हमें जो आप इसको फंड और की बात करो, शायद वो फंड मेरे पास है भी, एचडीएफसी स्मॉल कैप हाँ फंड। तो उसको हमें Right. बढ़ाना नहीं चाहिए। Right. बबल बन रहा है यहाँ पे, तो उसको हमें नहीं बढ़ाना है, हम वहाँ पे इसको स्टॉप कर दे रहे हैं। करेक्ट। और विकास जी, लेकिन आप मैक्सिमम फंड्स नहीं कर नहीं पाते करे। क्योंकि उनको लगता है ईयूएम आ रहा है तो आने दो। उससे फिर कमीशन, और कमीशन नहीं, उससे फिर फीस बनती है। एक्सपेंस रेशियो जो है फीस उनकी Right. बन रही है वो सो मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल नॉलेज का आपका रीज़न क्या रहा है? मतलब व्हाट इज़ बीन योर रीज़न कि आपको इतना अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज accumulate हो गया है? व्हाट्स बीन योर जर्नी लाइक इन टर्म्स ऑफ गेनिंग दिस नॉलेज और एक्सेसिबिलिटी टू दिस नॉलेज? तो देखिए इंटरेस्ट तो कॉलेज टाइम से ही था। ओके। और इंटरेस्ट ऐसे हुआ कि 92 में पिताजी ने कुछ शेयर्स लिए थे हर्षद मेहता के टाइम पे। ओके। ऑब्वियसली क्रैश के बाद वैल्यू तो सबकी कम हो गई थी, लेकिन बीच में जब मार्केट में रैली वगैरह आती है तो उनमें से कुछ स्टॉक्स रिवाइव भी होते हैं। तो वहाँ से वो देखना शुरू किया था न्यूज़पेपर में जो भी प्राइजेस वगैरह आती थी। ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक ट्रैकिंग कर रहा था मैं, और तो कुछ कर नहीं रहा था। एंड धीरे धीरे जो इंटरेस्ट बढ़ा तो फिर सीए किया था मैंने। तो सीए के बाद मुझे लगा ऑडिट टैक्स वगैरह मुझे नहीं करना है, मुझे इक्विटी मार्केट्स में ही जाना है। दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज इन 2004। ओके। एंड फिर मैंने कैट दिया और IIM इंदौर में MBA करने चला गया। अच्छा, अब जब मैं MBA करने गया तो मैं ये सोच के गया था कि पढ़ाई तो सीए में बहुत कर ली, अब मुझे कुछ और चीज़ें करनी है। तो एक जो एक्टिविटी मैंने वो की थी वहाँ पे कैंपस पे, कि हमारे कैंपस पे एक हमने स्टूडेंट रन म्यूचुअल फंड मैंने शुरू किया था मेरे कुछ बैचमेट्स के साथ मिलके। आज जब मैं सोचता हूँ तो थोड़ी सी हंसी भी आती है। तब हमें लगता था कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन ठीक है, हम भी जिस तरह से मैक्सिमम इन्वेस्टर्स करते हैं उस तरह से हम भी कुछ ना कुछ कर रहे थे। लकीली हमने रिटर्न बना लिया ठीक ठाक। तो जब हम पास आउट हुए तब तक एक 15% रिटर्न बन गया वर्सेस 12-13% ऑफ मार्केट। और बैचमेट्स भी खुश हो गए कि चलो पैसा बढ़ गया हमारा। लेकिन ये जर्नी वहाँ से फिर मैंने गोल्डमैन ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली जो मैं ये म्यूचुअल फंड कर रहा था कैंपस पे, दैट हेल्प मी गेट अ प्लेसमेंट विद गोल्डमैन इन इक्विटी रिसर्च। एंड वहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी गोल्डमैन में, जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 टीम्स के साथ काम किया। पहले मैंने न्यूयॉर्क फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के साथ काम किया, फिर इंडियन ऑयल एंड गैस टीम में काम किया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब मैं 2014 में मैंने गोल्डमैन क्विट किया था, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरा फोकस बहुत नैरो है। इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर में कवर कर रहा हूँ, उसके बारे में शायद मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैसे फंक्शन करता है, बाकी सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट जो हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना मैं चाह रहा था। एंड अगला जो 2 साल है वो मैंने काफ़ी इन सब चीज़ों पे ही रिसर्च की कि मार्केट्स को क्या चीज़ें मूव करती है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं, मैक्रो एस्पेक्ट्स क्या हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं। साथ साथ में मेरा रुझान पर्सनल फाइनेंस की तरफ भी बढ़ा, क्योंकि गोल्डमैन छोड़ने के बाद मैंने मेरा CFA लेवल 3 कंप्लीट किया। तो लेवल 3 में बहुत ज़्यादा फोकस है कि इंडिविजुअल के पर्सनल फाइनेंसेस पे। एंड ये कौन से साल की बात हो गई? ये 2014 की बात है। ओके। और उस समय मैं 90% फिक्स्ड इनकम से 80% इक्विटी पोर्टफोलियो में मैं चला गया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा फिक्स्ड इनकम में होना ही नहीं चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। ये आप CFA लेवल 3 की बात कर रहे हो? हाँ। मैंने भी 2018 में दिया था, तो अच्छा। उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही सेम चीज़ सिखाते हैं। राइट। तो वहाँ से पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ, एंड उसी को चलते हुए आगे जैसे मैं एडवाइज़र की तरह मैंने रजिस्टर किया सभी के साथ एज ए इंडिविजुअल एडवाइज़र। एंड फिर लगा कि जो अच्छे एडवाइज़र्स हैं वो एक्सेसिबल है खाली जो टॉप 1% एलीट है उनको, मासेस के लिए क्या है। अब एक ही तरीका था कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कुछ करें, एक्सेस कर, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे 1-to-1 अगर हमें एडवाइस करना है तो एक मिनिमम टिकट साइज़ चाहिए, और वो मिनिमम टिकट साइज़ जो है इंडिया में खाली जो HNIs है वो ही प्रोवाइड कर पाएंगे।
तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कितने हद तक उसको कवर कर सकते हैं? हाँ, 100% नहीं कर सकते, लेकिन जो भी 50-60% अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं HNI क्वालिटी एडवाइस अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर, क्योंकि आज शायद उनको 10-20% मिल रहा है या शायद नेगेटिव भी मिल रहा है और अगर उनको गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स का भी रोल प्ले हो जाता है, जहाँ पे उन लोगों को गलत टिप्स पे लोग ट्रेड ले रहे एग्जैक्टली, तो वो नेगेटिव भी होता है। हैं। राइट। गलत प्रोडक्ट उनको दे दिया गया है, गलत टिप्स मिल गई है, तो वो नेगेटिव भी है। तो उस नेगेटिव से कम अगर हम उनको पॉजिटिव में 50-60% ऑफ HNI क्वालिटी भी ला पाएँ, तो दैट इज़ बेटर। करेक्ट। तो उस थॉट प्रोसेस से हमने मल्टीपल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। मेरे 2018-19। हाँ, तो मेरे जो को-फाउंडर्स हैं, दे कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। ओके। उनकी जो प्रीवियस कंपनी थी वो सिस्को ने एक्वायर की थी उस समय। ओके। एंड जब हमने डिस्कस करना शुरू किया कि हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक गैप भी है मार्केट में, जहाँ पे हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों की लाइव्स में, पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड साथ साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल होना ही चाहिए। और स्केल और स्कोप उसका हमें लगा कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हमें रियलाइज़ हुई। एक क्योंकि मेरे को-फाउंडर्स जो हैं वो नॉन फाइनेंस, नॉन इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने जब अपने सर्कल्स में बात की, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग है लोगों के लिए। तो अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? उनके एस्पिरेशंस के साथ जोड़ के हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो जो उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मान लीजिए ट्रैवल करना है, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, तो इन सब के लिए वो अगर सेव करना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें, हम उनको एडवाइस करें सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे हम उन्हें नच कर सकते हैं बाकी मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए भी। तो इस तरह से हमने पिवट किया इवन बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट, कि जो HNI क्वालिटी एडवाइस की जगह हम स्पेंड वेस्टिंग की तरफ चले गए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और हाँ, लॉन्ग टर्म स्पेंड वेस्टिंग की तरफ हम Right. चले गए कि आप अपने स्पेंड्स के लिए शुरुआत कीजिए, एंड बाद में नीड्स, वांट, सेविंग्स जो भी है, हर एक चीज़ के लिए आप मल्टीपल पे कर सकते हैं। और इसमें हमने एक और जो चीज़ की कि ब्रांड पार्टनर्स के साथ जो टाइप किया, उससे दो बेनिफिट है। एक कि जो इन्वेस्टर यूज़र है उसके लिए भी बेनिफिट है कि उनको एक बेटर डील मिल रही है, और हमारे लिए भी बेनिफिट है कि हमें भी एक ब्रांड से कुछ मार्जिन मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स से हम ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते। सो पूरे जर्नी में फिनेंस की और नॉलेज लेने के लिए कुछ कुछ ऐसी बुक्स जो आपने पढ़ी हो और जो आप हमारे व्यूअर को भी रिकमेंड कर सको कि हाँ, ये बुक्स आप पढ़ो तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, कंपनी रीडिंग के बारे में। राइट। तो बुक्स डेफिनेटली मैंने पढ़ी जो है, बेंजामिन ग्राहम की बुक्स पढ़ी है जो वॉरेन बफेट के गुरु हैं, फिलिप फिशर की बुक्स भी पढ़ी है। लेकिन व्यूअर्स के लिए जो मैं कहूँगा, एक बुक जो उनको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये वॉरेन बफेट के जो गुरु हैं उनकी, क्योंकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी गई एक कॉमन रीडर के हिसाब से है। बाकी कई सारी जो बुक्स होती हैं वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं, बट दिस बुक इज़ मोर अबाउट कॉमन सेंस, कि इन्वेस्टिंग में आप कॉमन सेंस को कैसे अप्लाई करें। ऑब्वियसली कुछ उदाहरण जो होंगे वो US मार्केट के होंगे, कुछ चीज़ें होंगी वो जो थोड़ी आउटडेटेड भी हो सकती है उस बुक में, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद में जो मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉमन सेंस है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से लोग उसको समझ सकते हैं उस बुक को पढ़ने के बाद में, क्योंकि वो लिखी गई उस हिसाब से ये कि एक कॉमन मैन जो है वो उसको पढ़ के समझ सके कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच विकास, आपने आई थिंक बहुत सारे इंसाइट शेयर किए, और इसी के साथ साथ आई एम वेरी श्योर कि हमारे ऑडियंस को एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी पता चला जो शायद उनके लिए यूज़फुल हो सकता है फ्यूचर में, या फिर करंटली जिस तरीके से वो अपने फिनेंशियल प्लान्स बना रहे, फिनेंशियल सेविंग्स कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल द वे, आप यहाँ पे आए हमारे साथ, आपने ये शूट किया, आप बैंगलोर से बॉम्बे आए शूट करने के लिए। सो आई एम वेरी श्योर आपके जो इंसाइट्स से काफ़ी सिंपल एडवाइसेस थी, बट ऐसी एडवाइसेस जो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो फॉर दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने वो सब शेयर किया हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। जो आप कह रहे हैं ना ये बेसिक चीज़ें ही लोगों को नहीं पता होती, और मैक्सिमम लोगों को ये बेसिक्स ही चाहिए। Correct. क्योंकि उसके अलावा उनके पास टाइम ही नहीं है, वो बिजी हैं अपने करियर में, अपने फैमिली के साथ। लेकिन अगर बेसिक्स समझ में आ जाए तो कम से कम दे विल नॉट गेट चीटेड बाय एनीवन। वो सही सलाह ले पाएंगे जिससे भी लेंगे, सही प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे जिससे भी लेंगे। तो वो सिंप्लिसिटी में ही वैल्यू छुपी हुई है बेसिकली। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।